Thank you, Nagma, for this lovely introduction. I wanted to introduce Gayatri and Sarmanji to my panel. Gayatri, let me start with you. We know you are the head of CSR sustainability for the Godrej Industries Group. Just two words on yourself. Thank you. Thanks, Amit, and thanks, Nagma and Edelgif for inviting me to be a part of this wonderful platform. So, like Amit said, I lead CSR for Godrej Industries Group and associate companies. A part of our work is building resilience for communities within our ecosystem. So, through our value chain, as well as in surrounding areas to our manufacturing presence, in order to connect them to their entitlements and in order to ensure that they have a social safety net. We also do focus on other things like livelihoods, as well as watershed development and healthcare, particularly vector-borne diseases. But this year, with the pandemic and ensuing lockdowns, the kind of work we do on social protection has definitely been reinforced. So I'm glad to be a part of this conversation. शुक्रिया गायत्री जी। सरमन जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप दमोह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप एक मिस्त्री हैं, अपने बारे में आप दो चार चीजें बताना चाहेंगे हमें, इससे पहले कि हम अपने सवाल पूछें? पूछिए सर। अच्छा, तो मैं डायरेक्टली सवाल पे आता हूँ फिर सरमन जी। सरमन जी, मुझे एक बात बताइए कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तब आप क्या कर रहे थे? लॉकडाउन से आपको क्या इफेक्ट हुआ इमीडिएटली? हम लोग लॉकडाउन में यहीं पे अपनी झोपड़ियों में, जहाँ झोपड़ी हमारी बनी है, यहीं पे रहते थे। हम लोग को ना तो बाहर निकलने मिल रहा था उस टाइम पे, और अगर मार्केटिंग करने भी जाते थे तो एक आदमी को बोलते थे खाली एक आदमी जाएगा बाहर, दूसरा आदमी साथ में भी नहीं जाता। और 20-25 आदमी थे हम लोग एक ही साथ, तो 20 आदमी का राशन पानी एक आदमी तो ला नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभार एक आध आदमी को मिलता था जाने को। उस टाइम पे तो बहुत परेशान थे हम लोग, और यहाँ पे कोई मदद सहायता कोई भी नहीं कर रहा था उस टाइम। तो आपने वापस जाने का डिसीजन कैसे लिया? और जब आपने लिया वापस जाने का डिसीजन, तो आपको किसी ने मदद किया, कोई सहायता करी सरकार या कंपनी की तरफ से? मदद तो हमारे शायद भाई ने की थी, कुछ पैसे भी दिए थे और कुछ दिन खाना भी भिजवाए थे, 8-10 दिन, हफ्ता 10 दिन के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास खाना राशन पानी के लिए पैसा नहीं था। फिर हम लोग सोचे कि चलो चलते हैं, जो भी होगा रास्ते में घर पहुंच जाएंगे। यहाँ का तो भरोसा नहीं, यहाँ तो इतना दिन किसी ने मदद नहीं करी है, और आगे चल के फिर भूखा थोड़ी मरेंगे। तो ज़्यादा ही परेशान हो गए, तभी यहाँ से निकले थे। कोशिश भर तो हम लोग 40 दिन यहाँ पे बिताए थे। 40 दिन जैसे भी बना ना, बाहर भी नहीं निकले। और उसके बाद फिर जब पैसा वैसा सब खत्म हो गया, फिर सोचे चलो अब चलते हैं घर पे, तभी निकले थे यहाँ से। तो जो आपने जर्नी करी फिर वापस घर जाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे आप वापस पहुंचे घर तक? यहाँ से सर हम लोग को है ना, दिन में तो निकलने नहीं मिल रहा था। हाँ, तो आप नोएडा में थे, क्योंकि आप राजमिस्त्री हैं, आप नोएडा में काम कर रहे थे और आपको पहुंचना था दमोह डिस्ट्रिक्ट एमपी में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसे किया आपने? ये वाली जर्नी कैसे मैप करी आपने? यहाँ से हम लोग दिन में निकलने नहीं मिल रहा था, हम लोग रात में यहाँ से निकले थे 10 बजे। ओके। तो 10 बजे यहाँ से निकले। रास्ते में जैसे कहीं चौकी पड़ती है, कोई पुलिस वाला रास्ते में मिलता है, तो उन्होंने अपना बचाव के लिए, जैसे हम लोग 30-35 आदमी थे, उन्होंने अपने बचाव के लिए हम लोग को इधर उधर रास्ता भटका दिया। तो हम लोग तो रास्ता का मालूम नहीं, जैसे बता दिया वैसे चलते गए। जो रास्ते में हमको 8 घंटा लगना था, वहाँ पे हमको 24 घंटा लग गई। पूरी रात घूमे, पूरे दिन पैदल चलते चलते चप्पल जूते भी फट गए थे। तो मतलब आप दिन में करीब 8-10 घंटे चल रहे थे? बिल्कुल। और फिर मतलब जब पुलिस ने थोड़ा आपको गुमराह किया, ये सब करने के बाद आप फिर कोई आपको बस मिली, ट्रक मिला, प्राइवेट गाड़ी मिली? कैसे आप आगे तक पहुंचे फिर, क्योंकि दमोह डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा दूर है? हम लोग को पुलिस वालों ने जैसे
पूरी रात तो हम लोग पैदल चले, पूरे दिन चले। फिर उसके बाद एक बॉर्डर पे हम लोग फंस गए, परी चौक बोलते हैं यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा तो में वहाँ है। पे बॉर्डर था। हाँ, जिले का बॉर्डर था। हम्म। तो वो दूसरे जिले की वो उधर वाली पुलिस इधर नहीं जाने दे रही, और इधर वाली पुलिस उधर नहीं जाने दे रही। हम्म। तो उधर हम लोग 4-5 घंटे जो है वहाँ पे रोड पे बैठे बैठे बिताए। फिर उसके बाद फिर 10-11 बजे रात में फिर पुलिस वालों ने एक ट्रक में घुसेड़ दी हम लोग को, कि अब यहाँ अच्छा। से निकलो नहीं तो मारेंगे। अच्छा। फिर घुसेड़ने के बाद फिर जब ट्रक वाला हम लोग को आगरा तक छोड़ा था, हम्म। फिर उसने पैसे भी लिए हम लोग से। ट्रक वाले ने पैसे भी लिए आपसे? हाँ, पैसे भी लिए हम लोग से, 200-200 रुपये सबसे लिए थे। ये आगरा में पैसे भी खत्म हो गए हम लोग के। हम्म। फिर वहाँ पे शायद भाई ने 6,000 रुपये भेजे थे मेरे अकाउंट में। हम्म। तो फिर उसके जरिए हम लोग पहुँचे भिंड मुरैना। हम्म। कि भिंड मुरैना कहीं वहाँ पे वो हमारे एमपी में पड़ता है। वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वहाँ से हमारा एमपी सरकार जो है वहाँ से बस लगी हुई थी हर जगह के लिए, जिसको जहाँ जाना है। तो फिर वहाँ से दमोह तक बस हम लोग को मिली। दमोह के बाद अच्छा। फिर हमारा जो और वहाँ का सरकार वहाँ हर जगह व्यवस्था कर रखा था ये बस की आने जाने की। तो उससे हम लोग घर पहुँचे। एक और बात बताइए, जब आप गांव तक पहुंच गए, अब आपने इतनी सारी मुश्किलें झेल कर आप गांव तक पहुंच गए, गांव में क्या हाल था? गांव में तो इतना बुरा हाल था जी, कि हम लोग पहुंचते ही लोग हम लोग से इतना डरते थे कि जैसे हम कहीं चोरी करके आए हैं, मान लो एक बीमारी की वजह से। तो मतलब दूर दूर कोई भी किसी को मिलते थे ना रोड पे, जैसे हम लोग पैदल चल रहे हैं ना, हम्म। तो लोग दूर से ही भाग जाते थे देख के हम लोग को। हम्म। फिर इधर से जाने के बाद घर पे भी पहुंच गए। तो हम्म। घर पे तो हमारे घर वालों ने अलग व्यवस्था कर दी थी, हम्म। जो क्वारंटीन में 14 दिन बिताने थे। हम्म। तो अपने हमारे घर के बगल में एक झोपड़ी बना दी थी हमारे मम्मी पापा ने। हम्म। बाकी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। घर जाने के बाद ना तो उन्होंने खाने पीने के लिए पूछा, ना हम्म। कोई चेक करने आया, ना किसी ने ये पूछा कि क्वारंटीन में है ये लोग, मतलब 14 दिन क्वारंटीन में रह रहे हैं कि घूम रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। हम्म। हम लोग घर जाने के बाद हम्म। 14 दिन खुद कहीं नहीं निकले, क्योंकि लोग वैसे ही हम लोग से उस टाइम पे डरते थे कि दिल्ली से आए हैं, ऐसा ना हो इनको बीमारी हो ये सब हो। तो हम लोग को खुद वैसे डर लगता था कि दूसरा आदमी हमसे घिन कर रहा है। हम्म। तो इस वजह से हम लोग 14 दिन जो है अपना क्वारंटीन में बिताए। मम्मी पापा खाना भेज देते थे शाम को, सुबह हम्म। में तो अपना वही झोपड़ी में खाते थे। तो गांव में तो बड़े सारे आदमी या परिवार भी पलायन करते होंगे, और वो अभी सब घूम घुमा के वापस पहुंचे होंगे, तो उस टाइम जी कोई नहीं आते थे हमारे पास। और इसमें जो आपका, जो भी आपने शहर में पैसा कमाया, अ, या जो काम करके जो आपने पैसा कमाया, अ, वो आपको मिला? मतलब आपका लॉकडाउन से पहले जो काम था उसका पैसा मिला या नहीं मिला, और आपके गांव के बाकी लोगों को मिला या नहीं मिला? वो पैसा तो जी, जैसे हम लोग यहाँ 40 दिन जो यही लॉकडाउन में रहे, तो हम्म। हफ्ते में खर्ची लिया, 1,000-1,500 रुपये मालिक देता था। हम्म। तो हफ्ते में ख़त्म हो जाते थे वो पैसे। हम्म। 40 दिन में 6-7 हफ्ते पड़े, हम्म। उसी में हमारा पेमेंट बराबर हो गया। फिर उसके बाद पता मतलब जब पेमेंट का टाइम आया तो पता चला कि वो पैसा जितना था वो पेमेंट मतलब खर्ची में ही बराबर हो गया। तो मतलब मिला ही नहीं, मतलब तो खत्म हो पेमेंट तो गया? हमारा कुछ भी। हम्म। हाँ हाँ। तो अच्छा, और चलो ये तो खैर तब की कहानी थी, अब तो हो गए कुछ महीने हो गए अब इस बात को। तो अब आप वापस काम पर आ गए हैं, हाँ जी। और और कैसे आए, मतलब आपको कैसे मिला काम, और फिर वापस आप शहर भी वापस कैसे आए? अभी भी बसें वगैरह तो कम ही चल रही हैं। हमको जी हो गए 3 महीने हो गए जी आए हुए यहाँ पे। 3 महीने हो गए आए, ओके। हाँ जी। आपको किसने बुलाया शहर में अभी आपके शहर में जी हमने खुद फोन लगाया था, जहाँ हम लोग काम करते थे ना स्कूल में। तो हम्म। घर पे कोई काम वाम कुछ था नहीं, हम्म। पैसे वैसे भी नहीं थे, कोई रोजगार भी नहीं है घर पे। हम्म। तो हमने खुद फोन लगाया था यहाँ अपने मालिक को कि सर हम आ जाए, काम अगर स्टार्ट हो गया तो हम आ जाते हैं। हम्म। तो बोला ठीक है आ जाओ।
तो फिर हम लोग, उन्हीं ने हमारी टिकट भी बना दी थी मालिक ने, तो फिर ट्रेन से आए थे हम लोग। अच्छा, ट्रेन से आए थे, ट्रेन चल गई थी तब तक। हाँ, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अभी काम कैसा चल रहा है साइट पर? अभी बढ़िया, काम तो बढ़िया चल रहा है जी। वही 6-7 बजे तक 1-2 घंटा नाइट भी कर लेते हैं, और हम्म 8 से 5 तक अपना डे का ड्यूटी होता है, और 7 बजे 8 बजे तक कर लेते हैं, 2-3 घंटा नाइट भी कर लगा लेते हैं। हम्म। तो काम तो अभी सही चल रहा है। अच्छा, तो अभी तो आप साइट पर ही हैं, आपकी आवाज भी आ रही है साइट पे पीछे पीछे। बढ़िया। और एक और बात बताइए, अभी क्या, मैंने तो, आपने जब कैमरा घुमाया किसी ने भी मास्क तो पहन नहीं रखा, तो क्या मतलब ऐसा कुछ मालिक या सरकार ने कुछ बोला है ऐसा कि मास्क वास्क पहन के रहें, कोरोना से बचें? वो कैसे चलेगा फिर? हाँ जी, मास्क हम रखे हैं, अभी निकाल लिए थे सर, मास्क लगा ये जेब लगा में लेते संभाल हैं। के रखा हुआ है तुमने मास्क, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मास्क तो अपना काम करते हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे निकाल लेते हैं, उस टाइम पे भी लगा के रखते हैं, जैसे साइड से बाहर जाते हैं मार्केटिंग में, बाहर राइट निकलेंगे राइट। तो मास्क के नहीं जाते हैं। हम्म। सो चलिए, शुक्रिया सरमन जी। मैं मतलब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गायत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता था। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं फिर से आऊंगा आपके पास। आप कॉल बनाए रखिएगा, कॉल 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 मत काटिएगा, ठीक है? ओके सर। So, Gayatri, again, welcome. We've seen that migrant labor is an integral part of society. Uh, Clearly, there are industries which are dependent on people migrating for jobs and migrating back after that job is done. So, what does that mean for us? Like, what does that mean in the context of normalization? How do you see this working out, knowing what we know now, the risks with with migration and with COVID and all of that? Yeah, I think it's safe to say, Amit, that this entire pandemic and ensuing lockdowns have been a major eye-opener for all of us, not just ordinary citizens, but, corporates, philanthropic organizations, NGOs, that, clearly what we're doing is not enough, and it's not cutting it, and we need to do more. So, in terms of normalization, we like to think of it at Godrej as building back better, Mhm. creating a better normal rather than just a new one. That the whatever got us here is not going to get us any further. And so, it gave us an opportunity as a business, especially Godrej Properties, which is a real estate developer, to really sit back and sort of take a hard look at our practices and our value chain and our ecosystem and say, okay, where can we really make a difference, having witnessed what we did, hearing firsthand from Salmanji about how he had to walk back and so on. What do we do as companies and as responsible businesses to ensure that if nothing else, at least within our ecosystem, things like this don't happen again, or they aren't as intense in their sort of negative impact as what we saw. So, in that spirit, I mean, at Godrej Properties, we've been working on a number of entitlements programs for construction workers for a couple of years now. And, over the past 24 months, this predates the pandemic. Over the past 24 months have, successfully registered over 13,000 construction workers on our sites and outside our sites with the Board of Construction Welfare, and enabled them to access their entitlements and various schemes that would ensure, that they and their families have a safety net, whether it's in terms of scholarships for their kids, insurance, accidental cover, subsidy to build a house. The list is really endless. And what changed with the pandemic and moved our thinking to how do we build a better normal was we realized that even within manufacturing, there's a lot. There's a lot of migrant workers. Definitely not the same, amount that we're looking at within industries like construction and textiles. Migrant workers, nevertheless, there are contract workers as well who
who are in casual employment. So can we, as responsible businesses, play a catalytic role in ensuring that they at least have some form of social protection, that can help tide over when, crises like this happen? So, I mean, I wanted to just sort of go back to the pandemic once, and this is just a bit of a, I mean, the start of the pandemic rather. This is just a bit of a anecdote, I guess. But I remember once the lockdown and all that started, I got a call from, I think somebody from Jan Sahas, and they were saying that Godrej wants to help us. Godrej wants us to figure out how we can get food at construction sites. And I thought that's a really, it's a very unique moment, at least in my life, where I have never seen a corporate basically say, a big giant corporate like Godrej, like even say that, here we are at this stage, we would like help. And somewhere down the line, civil society was able to actually say, yeah, we can help. It's not like this is rocket science. This is simple stuff. How do we get? So if you can maybe talk us through how that little partnership, very minor partnership, came about. And I really want to tie this back to essentially saying that civil society has a role in securing futures of more people like Sarman, right? I mean, and how does a corporate like yours actually make that happen? That's a great question. I mean, that I think it's more than, I think civil society has a role that is being so underestimated, and especially through this pandemic. I don't think we've recognized enough that just how much civil society has got us as a nation through this. It's not just for workers like Sarman or anyone or any one of the workers on our sites. It's for big companies like us as well. Ultimately, we are our companies like us who believe themselves to be responsible employers and responsible businesses are able to do these programs because we can partner with civil society. So there's definitely no doubt about that. I mean, to go back to sort of the beginning of the lockdown, I think it was fairly clear to us in Bombay, because Maharashtra locked down a bit earlier than everyone else, that this was going to be big and we had to really prepare ourselves in very little time. So at Godrej Properties, we were fortunate that we were running creches at our sites. And so very early on, I'd say about around the 13th or 14th of March, we're able to ensure that all of our creche partners closed down their creches, but closed them down, leaving enough food on the sites for the kids that were dependent on those creches for their daily nutrition, as well as their mothers. And what we tried to do is ensure that our creche partners could buy as much ration as they possibly could for that particular site, because we knew at some point or the other we would need more for our workers as well. So we had this little early advantage, and then I mean, obviously nobody expected anything like this at the scale that it was, and needless to say, supply chains and so on were broken at the beginning of the lockdown. So how to get this volume of food to our sites when our teams couldn't get onto our sites, and it was impossible to get such big quantities of food that we needed. We were very clear at the start that we would procure dry rations and let people cook for themselves and choose what they felt like eating, instead of just providing something that others were willing to cook, that they were willing to bring to our sites. And in this effort, there was really there was only civil society that could respond to this need. And really hats off to organizations like Jan Sahas, because this was a really large partnership. We have, we've got sites all over the country. We had over 10,000 workers on our sites, and between Jan Sahas's team and our teams, few on site, and then those of us who weren't, it was pretty much around the clock, prepare to try and get provisions to these sites. And the Jan Sahas team has really worked through nights to this, and ensure the well-being of our workers.
But, like I said, none of this would have been possible anywhere on our sites, with our communities, any of the relief work that we saw without civil society. That's incredible. And I mean, I can't get this example out of my head in terms of, just two people being able to talk to each other and say, I need help, and the other one saying, I'm going to be there to help. I mean, it was a natural, given these are our partners, right? It seemed like the right thing to do, is to pick up the phone and call up partners, because we knew we'd never be able to do it on our own. And just to add on, I mean, we'd been working with Jan Sahas before, but, through this, because we were doing this in Delhi, amongst other sites, through this grew a really phenomenal partnership with the Delhi government as well. Because the Delhi government, because of this, knew that we were doing this kind of work, and then realized that there was a big need for construction workers to be registered with the Board of Construction Welfare, so that they could access emergency relief funds, and actually opened out a window for that to happen because of the work that Jan Sahas was doing. Correct. No, that's incredible. Thanks, Gayatri. I'm gonna come back to you in a bit, but मुझे सरमन जी से एक दो सवाल पूछने थे. अगर सरमन जी अपना वीडियो ऑन करें, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ बेसिकली. आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई एक दो चीजें की जा सकती थी जिससे आपके लिए ये इजी हो जाता, ये पूरा ट्रांजिशन, ये लॉकडाउन, ये वापस जाना वापस आना, कुछ ऐसा किया जा सकता था कि आपके लिए ये आसान होता थोड़ा, और आपके साथियों के लिए? अच्छा, हाँ, ऐसा तो हो सकता था अगर हमारे मालिक भी सहायता करता है यहाँ से. हम लोग उस टाइम पे लॉकडाउन में जो रास्ते में चल रहे थे, कलेक्टेड जो होता है ना यहाँ का, गौतम बुद्ध नगर का, वहां तक हम लोग पहुंच गए थे. अंदर में भी हम लोग गए तो वहां से हम लोग को भगा दिए. वहाँ का भी हमने वीडियो जो है शायद भाई साहब उनको भेजा था कि हम लोग कलेक्टेड में भी है, यहाँ पे भी कोई नहीं सुन रहा है, और पुलिस वाले जो है ना, वहाँ से भी हम लोग को डंडा मार के भगा दिए थे. अगर कोई भी उस टाइम पे अगर मदद करता हमारी, तो हम लोग आराम से घर पहुंच जाते. किस टाइप की मदद करता आपकी कोई? आप किस टाइप की मदद? मदद के कोई अगर रास्ता ही सही रखवा देता तो हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते जहाँ पहुंचना चाहते थे. जो हम लोग रात दिन जो 2-3 दिन परेशान हुए हैं, ये परेशान नहीं होना पड़ता हम लोग. आई थिंक मतलब ठीक बात बोली आपने. आई थिंक इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि मदद किससे मांगे और मदद क्या मांगे, वही लोगों को पता नहीं था कि कैसे करा जाए. नहीं, ठीक बोला आपने. और ऑन द इन द सेम लाइंस, गायत्री, what are the two things that the industry can do or should be doing or should have done maybe already? And also, if you can touch upon the health aspect of this, right? So there's the entire health play which we are not thinking of, I think, as much as we probably should. Yeah. I think there's a lot of room for us to, as industry at large, construction and otherwise, really to sort of take a good hard look at our social performance, so to speak, within the broader framework of ESG indicators, and really, understand how we can do better than we've been doing so far. And I'm really happy that there's been a number of initiatives towards this, the Dasra Social Compact, Jan Sahas's Migrants Resilience Collaborative, that have been able to bring people together, not just in terms of funding impactful programs that will create an impact in the lives of a number of people, but also to share learnings and best practices, to run things like a self-assessment tool for your practices with workers and so on, regardless of which industry it is. So I think that it's time that we took that step forward and recognized that it's not just the right thing to do, but it's also good for business, right? Our businesses depend on people being able to be productive and to give their best. And if we can help them do that, then it's a win-win. So I think there's definitely a case for that. I think beyond that, systematically thinking about how we can enhance access to entitlements, because the biggest learning has been through this pandemic, that when we needed emergency cash relief from Board of Construction Welfare, which has
has these funds, it was nearly impossible to do because workers weren't registered. So, how do we fix bits of the system such that they work the way they're intended to? I think without industry taking the lead, it will not happen. Correct. No, I think those are extremely valid points. In fact, मैं इसी note पे I think गायत्री आपको और सरमन जी आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. So let me contextualize let me try and summarize what I think needs to be said. I think the number one, as you Gayatri said, number one thing to learn from this is social safety net. कभी भी ये पहला पैंडेमिक नहीं है, ये आखिरी पैंडेमिक नहीं होगा, ये पहली इमरजेंसी नहीं है, आखिरी इमरजेंसी नहीं होगी. कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्कर को सिर्फ आज की तनख्वाह दें या सिर्फ इस महीने की तनख्वाह दें. ये भी हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है काम ना हो, जैसे कि इस पैंडेमिक के ड्यूरिंग हुआ. तो कैसे गवर्नमेंट का जो सोशल सिक्योरिटी, सोशल सेफ्टी नेट है, वो कैसे एक्टिवेट हो. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. दूसरा आई थिंक टेक अवे, आई थिंक सरमन जी की बात से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि एक वो वाला जो पॉइंट होता है कि मैं किसी से मदद मांगू और वो मुझे मदद कर दे. आई थिंक ये हमने किताबों में ज्यादा पढ़ा है, मूवी में ज्यादा देखा है, बट ये बहुत ही कम रियल लाइफ में देखा है. एंड आई थिंक सरमन जी का एग्जाम्पल लेके अगर मैं ये बोलूं, अगर वो सिर्फ उनको कोई रास्ता ही बता देता तो उनका बहुत सारा टाइम बच जाता, बहुत सारा दिक्कत बच जाती. सो आई थिंक दोज आर द टू मेन takeaways from my end, is that if somebody asks for help, we should try and find a way to help them. As simple and as simplistic as that sounds. So with that, I will say thank you to you, Gayatri, and shukriya to you, Sarmanji.